गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप स्टडी करेंगे तो ये आज फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी होगी। इसके पहले हम लोगों ने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ ली है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब तक हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हमें ऑस्मोसिस के बारे में जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक बायोलॉजिकल फिनोमेना बोली जाती है। इस फिनोमेना में होता क्या है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करते हैं। किसके पार्टिकल? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास आउट होते हैं और सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं ऑस्मोसिस के लिए, जिसका नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन केवल परमिशन देता है सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने के लिए, सोल्यूट के पार्टिकल को नहीं। क्यों? क्योंकि जो उस मेम्ब्रेन में पोर का साइज होता है उसके कंपैरिजन में सोल्यूट के पार्टिकल बिगर साइज के होते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल स्मॉलर साइज के होते हैं। तो कॉमन सेंस, जिस पार्टिकल की साइज छोटी होगी उसके पोर से वही उसमें पास करेगा और जिसकी साइज बड़ी होगी वो उसमें पास नहीं करेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑस्मोसिस समझते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। मैं ऑस्मोसिस बताता हूँ आपको। एक डायग्राम मैं इस तरह से बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे आप। ऑस्मोसिस के लिए इस तरह से मैंने एक वेसल लिया। इस वेसल में हमने एक मेम्ब्रेन फिट करी जिसका नाम रहेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है वो मेम्ब्रेन जिसको हम इस तरह से आपको दिखाते हैं। ये रही आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस साइड हम भरते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल को, सॉल्वेंट को दिखाते हैं, और इस साइड में हम लेते हैं मेम्ब्रेन के सॉल्यूशन लेते हैं। एक तरफ हो गया आपका सॉल्वेंट और एक तरफ हो गया आपका सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसमें जाते हैं? सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया आपका ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles towards solution via semi-permeable membrane। semi-permeable membrane को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SPM लिखते हैं। is called osmosis। ऑस्मोसिस की सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये आपकी, the spontaneous flow of solvent particles towards solution via semi-permeable membrane is known as osmosis। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस में आपका केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही सॉल्यूशन की तरफ जा सकता है। इस सॉल्यूशन में भी ऑलरेडी सॉल्वेंट होगा, क्योंकि बिना सॉल्वेंट के तो कोई सॉल्यूशन बनता नहीं। तो सॉल्वेंट का इधर जो है हायर कंसंट्रेशन होगा और इधर जो होगा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का लोअर कंसंट्रेशन होगा। अब ये हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का टर्म जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं। फ्लो तो सॉल्वेंट का ही होगा थ्रू द मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन केवल परमिशन देगा सॉल्वेंट के पार्टिकल को मूव करने के लिए। तो इस कंडीशन में मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ टोटल कौन सा लिक्विड है? सॉल्वेंट है। इधर कौन सा लिक्विड है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन 2 कंपोनेंट से हुआ होगा। एक कंपोनेंट आपका क्या होगा? सोल्यूट होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा आपका? सॉल्वेंट होगा। तो इसमें कुछ पार्टिकल तो सोल्यूट के भी होंगे और यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है। इसका मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है। कंसंट्रेशन का टर्म मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है और इधर सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। तो सॉल्वेंट हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा
थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। दूसरी एक और बात, अगर आप इधर सॉल्वेंट लेते हो इधर सोल्यूशन लेते हो, तो अब आप सोल्यूशन का सॉल्वेंट का टर्म हटा करके चाहो तो दोनों तरफ सोल्यूशन ही ले सकते हैं। इधर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, देखिएगा। आप चाहें तो दोनों तरफ सोल्यूशन ही ले सकते हो। ये रही आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर भी आपने क्या भर लिया, सोल्यूशन ले लिया, और इधर भी आपने सोल्यूशन ले लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरफ अब हम लोग क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम मानते हैं C2 है, और इधर जो आपका सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन क्या है, C1 है। अब मैं यहाँ पर नॉलेज के लिए आपको बता दूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ C2 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ C1। अगर C1 का कंसंट्रेशन कम है और C2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये बोलेंगे सोल्यूशन विथ लो कंसंट्रेशन, और यहाँ बोलेंगे सोल्यूशन विथ हाई कंसंट्रेशन। तो इसमें आपका जो सॉल्वेंट है इस सोल्यूशन का, वो माइग्रेट करेगा अपने लोअर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से अपने हायर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन की तरफ। ये भी प्रोसेस आपकी क्या है, ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस को आप इस बेसिस पर भी बता सकते हो क्या, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाई ऑस्मोसिस की, इसमें एक टर्म बिल्कुल कंपलसरी है, बिना उसके आप ऑस्मोसिस नहीं करा सकते, तो उसका नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्या क्वालिटी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी ले सकते हैं, एग मेम्ब्रेन भी हो सकती है, पार्चमेंट पेपर भी इसमें यूज कर सकते हैं, और एक लेबोरेटरियल मेम्ब्रेन बनाई जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका फार्मूला होता है Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये आपकी एक लेबोरेटरियल मेम्ब्रेन होती है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्वालिटी क्या होती है, अलाउ टू पास सॉल्वेंट particles through them, allowed to pass solvent particles through them, that is the quality of semi permeable membrane। तो इसमें आपने ऑस्मोसिस पढ़ लिया और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है ये आपने पढ़ लिया। जब आप ऑस्मोसिस पढ़ लेते हैं तब हम लोग आते हैं किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस में आपने बोला कि कंपलसरी क्या है, तो हमने बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है। दूसरा टर्म क्या है, इसमें दो लिक्विड होंगे, एक में लोअर कंसंट्रेशन होगा और एक में हायर कंसंट्रेशन होगा। अच्छा, दोनों लिक्विड अगर है, अगर एक प्योर सॉल्वेंट है और एक सोल्यूशन है, तो हमेशा ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सॉल्वेंट का फ्लो सोल्यूशन की तरफ होगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी बात, इधर भी आपने सोल्यूशन लिया है, इधर भी सोल्यूशन लिया है। अगर आपने एक तरफ डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है, एक तरफ कंसंट्रेट सोल्यूशन लिया है, तो सोल्यूशन डाइल्यूट कब होगा, जब उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। सोल्यूशन कंसंट्रेट कब होगा, जब उसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा। ऑस्मोसिस में होगा क्या, सॉल्वेंट का फ्लो होगा किधर, सोल्यूशन की तरफ, या सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही अलाउ करती है अपने से पास होने के लिए, सोल्यूट के पार्टिकल को नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि सॉल्वेंट स्मॉलर साइज के पार्टिकल होते हैं और सोल्यूट के लार्जर साइज के पार्टिकल होते हैं। अब आपको क्या करना है, इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकना है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये ऑस्मोसिस किधर हो रहा है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, तो हम ऐसा क्या करें कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए। तो हमको सोल्यूशन साइड में क्या करना होता है, एक पिस्टन लगाते हैं इस तरह से, और इस पिस्टन का यूज करते हैं और इस सोल्यूशन के ऊपर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं।
ये रहा आपका प्रेशर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये है आपका पिस्टन। तो इस पिस्टन से आप क्या कर रहे हो, जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है तो सोल्यूशन साइड में हम क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जितने सॉल्वेंट आपके सोल्यूशन में आए थे वो फर्दर क्या करने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं टुवर्ड्स सॉल्वेंट साइड। कैसे हो रहा है ये, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सोल्यूशन पे, तो जितने सॉल्वेंट आपके वापस मतलब आए थे सोल्यूशन में, वो फिर वापस अपने कंडीशन पे हैं। तो जितना प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे हो टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, द external pressure operate over the solution to prevent the process of osmosis is called ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे P या पाई से डिनोट करते हैं। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर आपने यूज नहीं किया तो उस समय क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था, आपका सॉल्वेंट अपने डायरेक्शन से सोल्यूशन की तरफ आ रहा था। तो आप कह रहे नहीं हमें ऑस्मोसिस को रोकना है, तो हम कैसे रोक सकते हैं, तो आपने कहा सोल्यूशन साइड में आप प्रेशर एक्सर्ट करिए, जितने सॉल्वेंट आए थे सब वापस चले जाएंगे, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। अब अगर ये प्रेशर हम सॉल्वेंट की साइड में लगाते तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस और इंक्रीज कर जाती, सॉल्वेंट का फ्लो टुवर्ड्स सॉल्यूशन और ज़्यादा हो जाता। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर ऑपरेट ओवर द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम P से भी डिनोट करते हैं और पाई से भी डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और भी डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ, वो क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो तो एक कंपोनेंट लेते हो सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में आप जानते हो डेफिनेट अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, तब एक बनता है सॉल्यूशन। तो जब सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं तो आपने पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी सोल्यूट के मिलाने पर आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, तो आप बोलते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसके सॉल्यूशन से। अब हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर आपका सॉल्यूशन भी अपना वेपर प्रेशर दिखाए। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, उससे कम है। तो हम चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के आइडेंटिकल कैसे हो सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर अगर हमें सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है तो सॉल्यूशन के ऊपर हमें प्रेशर एक्सर्ट करना है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जब आप उसके ऊपर सॉल्यूशन के प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो सॉल्वेंट के बराबर धीरे धीरे उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, और उतना ही प्रेशर आप एक्सर्ट करो जिस पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो जो प्रेशर आपने ऑपरेट किया है उस टाइम, वही उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और डेफिनेशन क्या है, जरा ध्यान से देखें, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर exert over the solution to make vapor pressure of solution equal to its solvent is called osmotic pressure या pi. The minimum external pressure exerted over the solution to make vapor pressure of solution equal to its solvent is called osmotic pressure.
ऑस्मोटिक प्रेशर को ये दूसरे टर्म से आप डिफाइन कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर में होता क्या है, आपको एक्सटर्नल प्रेशर यूज करना होता है और उससे आप या तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दो, तो उस डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा अभी मैंने आपको बताया, जैसे इसको आप सिंपली कई बार देख चुके हो, जरा ध्यान से एक बार फिर देखेंगे कि ये अगर वेपर प्रेशर है, ये आपका एटीएम प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर का टर्म था, तो आपने बोला कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो किसका था, वो सॉल्वेंट का था। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो किसका होगा, वो सोल्यूशन का होगा। तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सपोज करो आपका यहाँ पर है जो P है, यहाँ पर आपके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है जो आपका PS है। तो ये जो गैप है, इस गैप को मेंटेन करने के लिए आप जो प्रेशर यूज करते हो उसी प्रेशर का नाम क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप इतना प्रेशर यूज करोगे तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉरी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। तो इतना काम करना है आपको कि इस वेपर प्रेशर को इस वेपर प्रेशर पे लाने के लिए आप जो एक्सटर्नल प्रेशर ऑपरेट कर रहे हो सोल्यूशन पे, तब जा करके वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बर्कले हर्टले मेथड से एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, और ये भी आपके सिलेबस में होता है। तो अब तक हमने आपको क्या बताया कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक ऐसी फिनोमेना या प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन की तरफ होता है थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। दूसरी डिफिनीशन थी कि अगर दोनों कंटेनर में सॉल्यूशन है जिसमें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उनके बीच में हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, और जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो सॉल्वेंट जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का होता है थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस को अगर हमें रोकना है तो हमने क्या करा, सॉल्यूशन साइड में पिस्टन की हेल्प से हमने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया। और कितना प्रेशर एक्सर्ट किया कि वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस ना हो, प्रिवेंट और स्टॉप्ड हो जाए। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसका यूज आपने किया टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपको डेफिनेशन दी। द एक्सटर्नल प्रेशर ऑपरेट ओवर द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरे टर्म में मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि हमें पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए ये डॉट ऊपर है और ये डॉट नीचे। हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर हमें एक्सटर्नल प्रेशर ऑपरेट करना पड़ेगा। और जैसे ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉरी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, आप पिस्टन का सोर्स हटा दीजिए और कितना प्रेशर एक्सर्ट किया गया है उसे प्रेशर मीटर से आप मेजर कर लीजिए, वही आपके सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इस तरह से हम दो डिफिनीशन आपको दे सकते हैं। अब जो ये आपकी प्रोसेस है ऑस्मोसिस की, ये ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है बेटा, ये दो तरह की होती है। पहली ऑस्मोसिस की प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो आपका ऑस्मोसिस है वो दो होता है, एक होता है एंड ऑस्मोसिस और एक होता है एक्स ऑस्मोसिस। कितना होता है, दो। एक होता है एंड ऑस्मोसिस या इसको एंडो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, और एक होता है एक्स ऑस्मोसिस या इसे हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। ये एंड ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस क्या, ये आप अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चने को अगर हमने वाटर में डाला और कुछ घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो वो स्वेल कर जाता है, होता है। रेजिन है, किशमिश, उसको अगर हमने वाटर में डाला और कुछ देर घंटों के लिए छोड़ दिया तो वो स्वेल कर जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने लिया था चना या जो आपने लिया है किशमिश, उसको आपने जिस लिक्विड में डाला है वो लिक्विड डाइल्यूट लिक्विड होगा, और उनके अंदर जो मटेरियल है, चने के अंदर का जो मटेरियल है
या किशमिश के अंदर का जो मटेरियल है वो थोड़ा विस्कस या कंसंट्रेटेड होता है। और आपने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपको जाना है। तो बाहर का वाटर का एटमॉस्फेयर क्या है, डाइल्यूट है यानी लो कंसंट्रेशन है। चने के अंदर या किशमिश के अंदर का मटेरियल कैसा है, हाई कंसंट्रेशन। तो फ्लो किधर होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। और जब वाटर इनसाइड जाता है चने के या किशमिश के अंदर, तब वो धीरे धीरे स्वेल कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अंदर की तरफ वाटर जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। जो आपका चना या रेजिन या किशमिश है उसके ऊपर ऑलरेडी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, तभी वो वाटर उसके इनसाइड जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, ग्रेप्स ले लीजिए, अंगूर, उसको आप एक शुगर सोल्यूशन में डाल दीजिए, कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन। तो आप देखेंगे ग्रेप्स को जब हम शुगर सोल्यूशन में डालते हैं और लॉन्ग टाइम के बाद फिर जाके देखते हैं तो वो ग्रेप्स क्या करता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों वो सिकुड़ गया, क्योंकि बाहर का जो सोल्यूशन था वो कंसंट्रेटेड था शुगर का, ग्रेप्स के अंदर डाइल्यूट लिक्विड था। अब आपने बोला ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हम डाइल्यूट से किधर जाएंगे, कंसंट्रेट की तरफ जाएंगे। तो अंदर का मटेरियल डाइल्यूट है और बाहर का सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेट है। तो अंदर का सारा डाइल्यूट मटेरियल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शुगर सोल्यूशन में चला जाता है। इस वजह से आपका ग्रेप्स क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। तो ग्रेप्स का हम दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में। कैसे, आपने ग्रेप्स लिया, उसको आपने शुगर सोल्यूशन में डाला तो वो श्रिंक कर गया, तो वो हो गया एक्सोऑस्मोसिस, यानी बाहर की तरफ चला गया मटेरियल। और उसी श्रिंक्ड ग्रेप्स को प्योर वाटर में डाल दीजिए, फिर कुछ देर बाद देखेंगे ग्रेप्स फिर से स्वेल कर जाता है। तो श्रिंक्ड ग्रेप को अगर आपने वाटर में डाला और वो फिर से स्वेल कर गया, तो क्यों, तो आपने बोला वाटर में डाला है तो वाटर डाइल्यूट हो गया। और ग्रेप्स कैसा है, श्रिंक्ड है, यानी उसके अंदर अब जो मटेरियल बचा हुआ है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो वाटर क्या करता है, श्रिंक्ड ग्रेप के अंदर चला जाता है और वो फिर से स्वेल कर जाता है। तो जब मटेरियल आपका बाहर की तरफ निकलता है उसके बॉडी पार्ट से, तो वो एक तरह से एक्सोऑस्मोसिस होता है, एक्सो मतलब आउटसाइड। और जब मटेरियल अंदर की तरफ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। तो इस तरह का आपका एग्जाम्पल होता है। अंडे को ले लीजिए, बॉयल्ड एग, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग हटा दीजिए, छिलका उतरा हुआ अंडा जिसको आप कहते हो। अब उसको आप क्या करिए, साल्ट सोल्यूशन में डाल दीजिए। आप देखेंगे छिलके उतरे अंडे को जब हम साल्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो कुछ देर के बाद वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। अच्छा, उस श्रिंक्ड एग को यानी सिकुड़े हुए अंडे को फिर से प्योर वाटर में जाके डाल दीजिए, तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, स्वेल कर जाता है। दोनों प्रोसेस हो रही है। जब आपने साल्ट सोल्यूशन में डाला तो वो श्रिंक कर गया, तो इसका मतलब साल्ट सोल्यूशन बाहर क्या है, कंसंट्रेटेड है, और अंदर का मटेरियल डाइल्यूट था, इसलिए अंदर का मटेरियल बाहर की तरफ आ गया, एक्सोऑस्मोसिस हो गया, वो सिकुड़ गया। अब जब वो सिकुड़ा हुआ अंडा है उसको प्योर वाटर में डाल रहे हैं, तो प्योर वाटर बाहर क्या है, डाइल्यूट है, और अंडे के अंदर का मटेरियल क्या है, उसके कंपैरिजन में कंसंट्रेट है। तो वाटर क्या करता है, अंडे के अंदर चला जाता है, एंडोऑस्मोसिस इनसाइड होता है और वो स्वेल कर जाता है। तो आपका ऑस्मोसिस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस के साथ साथ एक टर्म और भी हम लोगों को पढ़ना होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो मटेरियल होता है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब जैसे ये डिफ्यूजन की प्रोसेस तो जनरली गैस में होती है, लेकिन कुछ केस के लिक्विड में भी डिफ्यूजन देखने को मिलता है। लेकिन जो आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है ये प्योरली लिक्विड में होती है, ये गैस या किसी और स्टेट में नहीं होती। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दो वर्ड हैं और दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस किस में हो रही है, केवल लिक्विड में होती है, और डिफ्यूजन की प्रोसेस लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है। ऑस्मोसिस बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नहीं आप करा सकते हो, जबकि डिफ्यूजन की प्रोसेस में किसी भी मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे जाता है, या डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेट सोल्यूशन की तरफ जाता है। जबकि डिफ्यूजन की टर्म में
आपका सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन की तरफ आता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को आप प्रिवेंट भी कर सकते हो या स्टॉप भी कर सकते हो, लेकिन डिफ्यूजन एक बार स्टार्ट अगर हो गया तो नाइदर बी प्रिवेंटेड नार बी स्टॉप्ड। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। क्या बोला मैंने? ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑस्मोसिस जनरली लिक्विड स्टेट में होता है, डिफ्यूजन लिक्विड और गैसियस दोनों स्टेट में होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को आप रोक भी सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है? सॉल्वेंट अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और डिफ्यूजन में उसका उल्टा होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मेथड भी आता है जिसे हम बर्कले-हर्टले मेथड कहते हैं। तो बर्कले-हर्टले मेथड में क्या होता है? बर्कले-हर्टले मेथड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ बर्कले-हर्टले मेथड क्या होता है। शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा, प्रैक्टिकल मेथड है ये। इसमें मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। इसमें क्या करते हैं, एक परफोरेटेड ट्यूब लेते हैं। परफोरेटेड मतलब जानते हैं, जिसमें होल होता है, जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है इस तरह से। इसमें दोनों तरफ से हम साइड कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक मार्क होता है और इस परफोरेटेड ट्यूब के हर तरफ हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोटिंग कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा आपका एक परफोरेटेड ट्यूब, इसके चारों तरफ क्या हो गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो मटेरियल हमने भरा है लिक्विड, वो कौन सा है? आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को आपने कहाँ तक भरा? ये जो मार्क आपने दिखाया है ए पॉइंट, यहाँ तक भरा, और इधर से आप अपने उस सॉल्वेंट को भर रहे हो। ये देखिए, इधर से आप किसको भर रहे हो? सॉल्वेंट को भर रहे हो, और यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग कॉटन यूज कर रहे हैं। अब इस सॉल्वेंट की कैपिलरी को हम एक ब्रॉड कैपिलरी में जाकर के फिट कर देते हैं। ब्रॉड कैपिलरी, ये लाइक दिस, ये है आपका ब्रॉड कैपिलरी। और इस ब्रॉड कैपिलरी से क्या कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, एक प्रेशर मीटर लगा देते हैं। एक प्रेशर मीटर लगा देते हैं और एक पिस्टन लगा देते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका बर्कले-हर्टले apparatus। इसमें आपने किसको भरा है? इसमें आपने सोल्यूशन को भरा है। कौन सा सोल्यूशन आपने लिया इसमें? वो सोल्यूशन जिसका आपको क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है? ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो आपका कॉपर फेरोसाइनाइड का है। ध्यान से देखते जाइएगा, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसमें आपने क्या लिया है? ये आपका सोल्यूशन है। ये 2 डायमेंशनल बोर्ड होता है ना, इसलिए हम ये डायग्राम 3 डायमेंशनल है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका रहा एक परफोरेटेड ट्यूब जिसमें आपने सॉल्वेंट लिया, और इसको आप एक इस तरह के ट्यूब के अंदर पास कर रहे हो, लाइक दिस। तो ये अब नैरो जो ट्यूब होता है वो ब्रॉड ट्यूब के अंदर चला गया। नैरो ट्यूब में क्या आपने लिया? सॉल्वेंट भरा है, और इस ब्रॉड ट्यूब में क्या लिया? सोल्यूशन लिया। इन दोनों के बीच में क्या कर दिया? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोटिंग कर दी। और ये जो सॉल्वेंट का कैपिलरी ट्यूब था, एक तरफ से इधर वाटर रिजर्वायर लेते हैं और इधर से कैपिलरी ट्यूब लेते हैं। अब आपने अपरेटस को इस तरह अरेंज किया। ब्रॉड कैपिलरी में क्या किया आपने? एक पिस्टन और एक प्रेशर मीटर लगा दिया। अब जैसे ही ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ऑस्मोसिस में क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टुवर्ड्स फ्रॉम सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या भरा आपने? सॉल्वेंट भरा। इसमें क्या आपने लिया? सोल्यूशन ले लिया। ये क्या है आपकी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो श्योर ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा। अब जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है बेटा, तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा? सोल्यूशन की तरफ माइग्रेट करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको लगेगा कैसे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है? तो यहाँ जो आपने सॉल्वेंट को ए लेवल पे भरा था, आप देखेंगे कुछ देर बाद कैपिलरी ट्यूब में कि यहाँ तक आपके सॉल्वेंट का लेवल डाउन हो चुका है।
यानी ये जो लिक्विड इतना आपका जो फॉल इन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब दिखेगा, इसका मतलब इतना सॉल्वेंट आपका किस में जा चुका है, सोल्यूशन में जा चुका है। यहाँ से आप उसको वॉच करें, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया था तो उस समय सॉल्वेंट को कहाँ तक भरा था, पॉइंट ए तक, और जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस स्टार्ट होती है तो ये सॉल्वेंट किस में आने लगा, सोल्यूशन में, तो ये लेवल धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आने लगेगा अप टू ए पॉइंट आपने दिखाया बी तक मान लो आ गया। अब आपको क्या करना है, हमें इस लेवल को फिर से पुराने लेवल पे ले जाना है, यानी बी से हमें उठा के क्या करना है, लेवल सॉल्वेंट का ए पे लाना है। अब क्या करेंगे, तो ये जो आपका पिस्टन है, इस पिस्टन की हेल्प से आप क्या एक्सर्ट करने जा रहे हो, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो। और जब आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो इस पिस्टन से, तो वो प्रेशर कितना पड़ रहा है, इस प्रेशर मीटर से मेजर भी हो रहा है। अब आपको कितना प्रेशर एक्सर्ट करना है, आपको प्रेशर इतना एक्सर्ट करना है कि ये जो पॉइंट बी है किस पॉइंट पे पहुंच जाए, ए पॉइंट पे पहुंचे। और पिस्टन का आप यूज धीरे धीरे करते रहते हैं, और जैसे ही ये बी का लेवल ए पे जाने लगता है, बी का लेवल ए पे कैसे जाने लगेगा, जो सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन में आया था वो सॉल्वेंट क्या करेगा, वापस आने लगेगा, वो सॉल्वेंट क्या करेगा, वापस आने लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर किस पे एक्सर्ट किया है, सॉल्यूशन पे प्रेशर डाला है, लाइक दिस। तो वो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में भागा था वो वापस अपनी कैपिलरी ट्यूब में जब आने लगेगा तो फिर ये लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे ही आप पॉइंट बी से ए की तरफ जाओगे, आप जैसे ए पे पहुंचेंगे, स्टॉप प्रेशर। अब आपने कितना प्रेशर लगाया पॉइंट बी से ए तक जाने के लिए, ये आप प्रेशर मीटर से मेजर कर लो, यही आपके सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये बर्कले हर्टले अपरेटस था, और ये बर्कले हर्टले मेथड है टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिनट में फिर से बताता हूँ। इसमें 2 कैपिलरी ट्यूब होता है, एक नैरो और एक ब्रॉड। नैरो ट्यूब आपका परफोरेटेड होता है, छेद होल होता है उसमें, और उसके चारों तरफ कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा लेते हैं, उसमें 2 साइड कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं, और उस पूरे अपरेटस को एक ब्रॉड कैपिलरी ट्यूब में फिट कर देते हैं। ब्रॉड कैपिलरी ट्यूब में क्या करते हैं, एक पिस्टन लगाते हैं और एक प्रेशर मीटर लगाते हैं। अब जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थ्रू द मेम्ब्रेन सॉल्यूशन में जाने लगते हैं, इससे कैपिलरी ट्यूब में सॉल्वेंट का लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अब आपको क्या करना है, जो लेवल नीचे आया था उस लेवल को कांस्टेंट पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हमें सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर डालना पड़ा, किसकी हेल्प से, पिस्टन की हेल्प से। तो हम जब प्रेशर एक्सर्ट करने लगे तो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में गया था वो वापस अपनी कैपिलरी ट्यूब में जाने लगेगा, और ये लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ना लगेगा। अब आपने जो प्रेशर डाला इसके ऊपर पॉइंट बी से पॉइंट ए पे जाने के लिए, वो प्रेशर मीटर से आप नोट कर लो, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का जिसका आपको डिटरमाइन करना था। ये आपका बर्कले हर्टले मेथड था। तो अभी तक गाइस हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस कितने तरह का होता है, एंड ऑस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस था, और ये बर्कले हर्टले मेथड टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, इसी में ध्यान दीजिए। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कैसे कोई फार्मूला डिराइव करते हैं और कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पी या पाई से। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, आपका कुछ बायोलॉजिकल टर्म भी है लेकिन अब थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक टर्म आता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, द ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पी या पाई ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to its concentration. At constant temperature, the osmotic pressure of solution is directly proportional to its concentration. Osmotic pressure को किससे डिनोट करते हैं, P और पाई से। किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के।
कब होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस बात को आप ध्यान दें। दूसरा अंतर क्या लिख रहे हैं? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप पाई कहते हो, ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to its temperature। इसको हम T कह रहे हैं, टेम्परेचर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका PFI है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? T के होता है। कब? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। C को हम 1/V भी लिखते हैं, कंसंट्रेशन को 1/V भी लिख सकते हो आप, या N/V भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को कंसंट्रेशन के। अब देखो थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा इसको जानना चाहोगे तो इसको कहते हैं बेटा एक तरह से वेंट हाफ लॉ। क्या कहते हैं? वेंट हाफ लॉ। एक साइंटिस्ट है वेंट हाफ, इन्होंने ये लॉ दिया था। ये वेंट हाफ लॉ में इन्होंने एक पॉइंट ये दिया है, ये लॉ जो है वो एक तरह से आप गैसियस स्टेट में पढ़े होंगे, बायल्स लॉ। बायल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। दूसरा आपने पढ़ा होगा गैस लॉ में, चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इन दोनों को कोरिलेट कर दिया था वेंट हाफ ने फॉर सॉल्यूशन। तो मैंने आपको क्या बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके लिक्विड यानी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टेम्परेचर के। एक फार्मूला मिला आपको P प्रोपोर्शनल टू C का, और एक फार्मूला मिला P प्रोपोर्शनल टू T का। अगर हम दोनों को इक्वेशन बना दें, इसको कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन 2, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या पाएंगे आप? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाने जा रहे हैं, P इज इक्वल टू S इंटू C इंटू T। यहाँ पर S क्या है? S जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो रही है? गैस कांस्टेंट, जिसको आप क्या पढ़ते आ रहे हो? R कहते हो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 लीटर ATM पर डिग्री पर मोल, ये आपका यूनिट होता है। ये गैस कांस्टेंट है या सॉल्यूशन कांस्टेंट है, दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही होता है। तो अगर आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कोरिलेट किया तो आपको क्या एक फार्मूला मिला? P इज इक्वल टू SCT। अब मैं आपको इसके बेसिस पर आगे क्या बताता हूँ। अब अगर मैंने आपको बता दिया कि C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू ST भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि C इज इक्वल टू N/V भी होता है, और इस बेसिस पर हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NST। क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू NST। और हमें ये भी पता है N इज इक्वल टू क्या होता है? W/M होता है। तो आप N की जगह क्या लिख सकते हो? W/M भी लिख सकते हो। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू W/M ST, और इसको अगर हम M के टर्म में लिखना चाहें तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WST अपॉन PV। इस बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं? किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, और इसमें N की वैल्यू को W/M के टर्म में लिख करके आप उसके मोलर मास का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ सॉल्यूशन या इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन।
तो इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? वेंट हाफ ने दिया था, इसलिए अलग से वेंट हाफ लॉ है। वेंट हाफ लॉ क्या है? पहला, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्या बोलता है? कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों को कोरिलेट आपने किया तो आपको फार्मूला क्या मिला? PV = NST। हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। अगर n की जगह हम W/m लिख सकते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा? PV = W/mST, और इससे हम m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, WST/PV। मैं आपको बता दूं यहाँ क्या है। m क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। स्मॉल w क्या है? मास ऑफ सोल्यूट है। s क्या है? सोल्यूशन कांस्टेंट है। t आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। p आपका यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, और v क्या है? आपका वॉल्यूम है। लेकिन गैस और लिक्विड से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट है, p अगर गैस के लिए है तो उसी को प्रेशर कहते हैं, और अगर v है तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन जब हम इसे लिक्विड के केस में ले आते हैं तब p को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं और v को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जब भी आपको किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो आप फार्मूले का यूज करेंगे, और ये आपके सामने। तो इस तरह से हमने सारी स्टडी कर ली कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, एंड ऑस्मोसिस क्या है, एक्सऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद बर्कले-हर्टले मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये वेंट हाफ लॉ क्या इसमें है? तो ये बताता है कि हम कैसे एक इक्वेशन तैयार करते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसकी बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद आपका अगला टर्म जो आता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत इजी है, मैं आपको ओरल भी इसको बता सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से आपका क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बस बता दूँ। आइसो मतलब होता है बेटा सेम। तो दो लिक्विड का बना हुआ एक ऐसा सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर उनका टेम्परेचर मतलब अगर सेम है तो फिर उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होंगे? सेम। दो सॉल्यूशन का एक कॉम्बिनेशन जिनका सेम टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है? सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी अगर पहले सॉल्यूशन का टेम्परेचर T1 और दूसरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर T2 है, पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर P1 और दूसरे का P2 है, इफ T1 = T2 तो देन यू कैन से दैट P1 = P2। P1 P2 क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस। एक P1 = P2 तो इसका मतलब हो गया दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, और ऐसे सॉल्यूशन के बीच में जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं तो उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। अब आता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये कह रहे हैं हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम। तो दो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन जिसमें एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज़्यादा हो, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह हम आपको पूरा डिटेल स्टडी करा दिए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का और उसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशन का क्या? वेंट हाफ फैक्टर। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा पोर्शन था, इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाना था, तो आपको वो इजी हो जाएगा। और हम अगले क्लास में आपको लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन का पढ़ाएंगे वेंट हाफ फैक्टर। दैट्स ऑल, थैंक यू।